की मांग 29 नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर विचार हो रहा है। मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे 20 मिनट का समय मिला है, इसलिए मैं 2 बजे फिक्स मेरा यह संबोधन समाप्त कर दूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा समय का। सबसे पहले तो मैं माननीय समय का आप ध्यान रखना। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान जयपुर शहर की सफाई की व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू हो, इसलिए सरकार ने एक की जगह 2 नगर निगम बनाए, एक तो जयपुर हेरिटेज और एक जयपुर ग्रेटर, और 91 वार्ड थे उसकी जगह 250 बना दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर की सफाई व्यवस्था अपनी बीबीजी कंपनी को दे रखी है, और बीबीजी कंपनी कहती है कि मेरे को पेमेंट नहीं मिलता। कुछ दिन के बाद वो हड़ताल कर देती है। जयपुर हेरिटेज की मेयर और जयपुर ग्रेटर की मेयर दोनों उससे असंतुष्ट हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि सारे पार्षद असंतुष्ट, सारे अधिकारी असंतुष्ट, और उसके बाद भी उसका ठेका निरस्त क्यों नहीं होता। मेरा सुझाव है और मैं मांग करना चाहूंगा मंत्री जी से कि बीबीजी कंपनी का ठेका निरस्त किया जाए, और एक कंपनी को ठेका नहीं देकर के नगर निगम में जोन वाइज यदि ठेके दिए जाएंगे तो सफाई व्यवस्था सुचारू रहेगी। इसी प्रकार से सीवरेज की स्थिति आज आप अखबारों में पढ़ लीजिए। कभी वार्ड नंबर 145 में सीवरेज, कभी वार्ड नंबर 71 में सीवरेज, यानी सीवरेज जाम की रोज समस्या आती है। एक दिन यदि हमारे घर पर यदि सीवरेज जाम हो जाए तो हमारा रहना दुर्भर हो जाता है। 3-3, 4-4 दिन तक उनकी व्यवस्था नहीं होती। तो मैं ये चाहूँगा कि इसका ठेका भी एक व्यक्ति को नहीं दे करके और जोन वाइज यदि इसकी व्यवस्था की जाएगी तो निश्चित रूप से इससे हमें निजात मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि 15 महीने हो गए नगर निगम, नगर परिषद और इनके सबको चुनाव हो गए, परंतु अभी तक कई जगह कमेटियाँ ही नहीं बनी। क्यों नहीं बनी कमेटियाँ? आप अपना जवाब दो तो बता देना। बैठो आप। एक निवेदन करूं, आज ये जो मांग है वो यूडीएच पे है, एलएसजी पर नहीं है। ठीक है, बिराजिए। थोड़ा सा समझ के बोलो। हाँ, मुझे पता है, आप बिराजिए। पर आज तक ये परंपरा रही है कि नगरीय विकास की जब मांग पर डिस्कशन होता है तो उसमें स्वायत्त शासन भी घुस जाता है, और जब स्वायत्त शासन की होती है तो नगरीय विकास भी उसमें आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कमेटियाँ श्रीमान जी जल्दी बनाओ, नहीं तो ये अधिकारियों को खुली छूट मिली हुई है भ्रष्टाचार की, तो इसके लिए भी आप ध्यान दें। अब मैं यूडीएच पर आता हूँ। करतारपुरा नाला, भारतीय जनता पार्टी का जब राज था तो हमने द्रव्यवती नदी बनाई। अभी हमारे राजा खेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि द्रव्यवती नदी यदि आज ये कंप्लीट हो जाती तो द्रव्यवती नदी के कारण आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती, परंतु आज उसका आउटफॉल जो सीवरेज का पानी ढेलावास में जाना चाहिए था वो आपने काम पूरा नहीं किया। इसी तर्ज पे मैं बताना चाहूँगा कि यदि करतारपुरा नाला, यानी निरंतर उस पर अतिक्रमण हो रहे हैं। ये 5 बत्ती से निकलता है ये नाला, 11.4 किलोमीटर लंबा है, और 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र तक तो ये पक्का है, और उसके बाद ये नाला कच्चा है। और नाला कच्चा होने के कारण स्थिति यह है कि इसमें निरंतर अतिक्रमण हो रहे हैं, और कई जगह तो नाला नाली के रूप में परिवर्तित हो गया है। हमने जब 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इसके दोनों तरफ जो कॉलोनियाँ बसी हुई है, लगभग 60 कॉलोनियाँ, 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसके लिए 21 करोड़ रुपया अमृत योजना में हमने स्वीकृत कराया था कि सीवरेज लाइन डाली जाएगी, और सीवरेज लाइन डालने के साथ साथ वहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। पर क्या पता क्यों आपकी सरकार आई और आपने वो काम बंद कर दिया। अब मैं आपसे मांग करना चाहूँगा कि आप इसको पक्का करवाएं, और पक्का करवा करके
अतिक्रमण यदि लोगों के हैं तो उनको अतिक्रमण से मुक्त करवाएं। आपको ध्यान होगा कि 25 अगस्त 2017 को जब बरसात आई तो उसमें आयुष नाम का एक बच्चा कार के साथ उसमें बह गया। उसी प्रकार से 24 जुलाई 2018 को इसी जगह एक व्यक्ति बहा, लेकिन स्थानीय लोगों के प्रयास से वो बच गया। तो माननीय मंत्री महोदय, एक मुझे जानकारी मिली है, मैंने जेडीए के अधिकारियों से बात की तो ये बताया कि साहब इसको हम 30 मीटर चौड़ा करेंगे, नाले को पक्का करेंगे। MNIT की कोई रिपोर्ट आई है और उसके बाद 30-30 फुट की दोनों तरफ रोड बनाएंगे। ये अव्यवहारिक है, ये व्यवहारिक नहीं है। आप जब आउटफॉल इसका 25 मीटर है तो आप इसको 30 मीटर क्यों बनाना चाहते हो? तो आउटफॉल ही आपका 25 मीटर है तो इसकी चौड़ाई आप 25 मीटर रखिए। और जो 30-30 फुट की सड़क आप दोनों तरफ बनाना चाहते हो, मैं चाहूँगा कि ये 30-30 मीटर की सड़क बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। इससे कम से कम 1000 मकान टूटेंगे और फिर इसका विरोध होगा। तो मेरा कहना यह है कि आप नाले को पक्का करें 25 मीटर और दोनों तरफ पेड़ लगाएं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि करतारपुरा नाले के दोनों तरफ, एक तरफ सुरेश फार्म, एक तरफ महेश नगर, तो वहाँ एक 4 लेन की पुलिया बनाएं जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। इसी प्रकार से माननीय मंत्री महोदय, मालवीय नगर से निकलने वाले नाले की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक ये मालवीय नगर में डी ब्लॉक सेक्टर नंबर 5, 6, 9, 14 और 15 से एक ये बरसाती नाला गुजरता है। इस नाले के खुला होने के कारण नाले के दोनों ओर बसे हुए नागरिक उसमें कचरा डालते हैं। सरस संकुल जो पास में ही है, वहाँ के जो दूध के शोधन से जो मटेरियल निकलता है उसे नाले में छोड़ देते हैं, जिसके कारण नाला खुला होने के कारण भयंकर बदबू आती है। नाले में कई जगह पेड़ है, आसपास के कॉलोनियों में पेड़ों की जड़ें और उनमें चली गई है। गिरधर मार्ग के दोनों ओर कमर्शियल बिल्डिंग होने के कारण सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं। पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है कि इस बरसाती नाले को कवर किया जाए और इस पर पार्किंग के लिए स्थान छोड़ा जाए और बच्चों के लिए व्यवस्था की जाए। और जो नाले की दोनों तरफ की जो दीवारें हैं वो टूट गई है, परंतु उसका भी अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि उक्त नाले की सफाई करके दोनों तरफ की दीवार दुरुस्त करके और यदि एक बच्चों के खेलने का मैदान वहाँ बनाएंगे और पार्किंग के लिए जगह बनाएंगे तो इसकी सुविधा मिलेगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय, आवासीय योजना 13 कॉलोनियाँ हैं इसमें और इन 13 कॉलोनीज में सरकार का आप देखिए, एक तरफ ये घोषणा करते हैं कि हम सबको पट्टे देंगे, 10 लाख पट्टों की इन्होंने घोषणा कर दी। अभी हमारे राजा खेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बड़े गर्व के साथ बता रहे थे कि हमने 10 लाख की घोषणा की और उसमें से 2 लाख और कुछ पट्टे हम दे पाए हैं। ये इसी प्रकार की स्पीड रही तो माननीय मंत्री महोदय, आपकी सरकार तो 1.25 साल की और है, तो 10 लाख पट्टे कहाँ से दोगे आप? और लालकोठी आवासीय कॉलोनी का जहाँ तक सवाल है, यानी पृथ्वीराज नगर में आप इसी स्थिति में है, वो वहाँ तो आप पट्टे दे रहे हो, पर लालकोठी आवासीय योजना में आप पट्टे नहीं दे रहे। और बहाना क्या बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो जेडीए इससे पट्टा देने से इनकार करता है, जबकि सरकार चाहे तो कैबिनेट के जरिए केवल एक आदेश जारी करके लोगों को राहत दे सकते हैं। प्रशासन शहरों के संघ अंतर्गत ऐसे मामले जो कोर्ट में लंबित है उन्हें आपने सॉल्व करके और पट्टे देने का आदेश दे दिया, पर लालकोठी में भी आप कृपा करो तो ये जरा ठीक रहेगा। अब लालकोठी आवासीय योजना में कृष्णा नगर प्रथम, कृष्णा नगर द्वितीय, फ्रेंड्स कॉलोनी, इंद्रपुरी, ग्रेटर कैलाश विहार, एवरेस्ट कॉलोनी, सत्य विहार, रघु विहार, लक्ष्मी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, इनमें साल्ट कॉलोनी, इसमें 850 भूखंडधारी है। 2001 में इसमें से 225 को तो आपने पट्टे दे दिए और उसके बाद पट्टों पर प्रतिबंध लग गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से आप इनको भी पट्टे देने की कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार से सचिवालय नगर आवासीय योजना, इसमें ये
सहकारिता विभाग की 1992 में ये योजना बनी थी और इसमें 724 लोगों को तो पट्टे दे दिए, 3000 लोग अभी भी इससे अछूते हैं। तो इसकी फाइल मंगवा करके और इनको भी पट्टे दिए जाएं, इसकी भी आप व्यवस्था करें। आपने 10 लाख पट्टे देने की घोषणा की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उनियारा गार्डन, बापू नगर का सिवाड़ एरिया, मोती डूंगरी गणेश जी के पीछे की बस्ती, संजय बस्ती, दुर्गापुरा स्थित खवाज जी का बाग, गांधीनगर मोड़ पर स्थित ओझा जी का बाग, वर्षों से भूखंडदारी यहाँ पर रह रहे हैं, परंतु उनको पट्टे नहीं मिले। प्रशासन शहरों के संग इसमें भी यदि पट्टे मिले तो आपका बहुत मैं शुक्रगुजार रहूँगा। इसी प्रकार से देश के विभाजन के समय पुरुषार्थी आए थे यहाँ पर, और ये जयपुर शहर के राजा पार्क में, आदर्श नगर में, गुरु नानकपुरा में, फ्रंटियर कॉलोनी में 20 दुकान, इनमें सब आकर के बसे थे। उनके पट्टे अभी तक नहीं मिले और अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब इनको 240 गज का प्लाट अलाट हुआ था, इन्होंने 241 पे कब्जा कर रखा है। अब 50-50 साल हो गए, 70-70 साल, अब 241 पे हो गया तो 241 का पट्टा दे दो उसको। जो आपकी डिफरेंस की रेट है वो डिफरेंस की रेट ले लीजिए, परंतु पट्टे नहीं देने के कारण उनको बैंक से लोन नहीं मिलता और सारी उनकी व्यवस्था नहीं होती। इसी प्रकार से मालवीय नगर में सेक्टर 9 में जो थड़िया थी, उनको वहाँ पर 2x2 मीटर के प्लाट अलाट किए थे और ये तय किया था भाई 21,000 रुपये इनसे लेंगे, और 21,000 में पहली किस्त के 5,000 रुपये ले लिए और उसके बाद आप देखिए 93 और आज हो गया 2022। 20 साल से नगर निगम को फुर्सत ही नहीं है उनसे पैसे लेने की। तो मेरा ये कहना है कि जो शेष राशि है उसको आप लेके और उनको यदि पट्टे मिल जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से रिको, अब रिको की कई एक्वायर्ड लैंड है, जैसे हमारे जयपुर में तरुछाया नगर, ऐसे पूरे राजस्थान में अब वहाँ 50-50 साल से 40-40 साल से लोग पक्के मकान बना करके रहने, पर उनको इसलिए पट्टे नहीं मिल रहे कि रिको ने अवाप्त कर रखी है। आप इनको अवाप्ति से मुक्त करिए, इनको नियमित करिए, जिससे कि वहाँ के लोगों का भी जीवन सुधर सके। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट भाषण में ये घोषणा की थी कि मेट्रो ट्रेन के दूसरे फेज का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा, परंतु इस बार के बजट भाषण में आपने 1A की घोषणा कर दी। इसके अंतर्गत बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ और रामगंज चौपड़ से सूरजपोल गेट और वहाँ से होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक ये मेट्रो चलाने की बात आपने कही है। जब आपने पहले फेज की घोषणा की थी न, उस समय भी हमने कहा था कि इससे आपको फायदा नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पर नहीं माने। आज स्थिति यह है कि मेट्रो घाटे में चल रही है और आपने ये 1A ये जो आपने फेज अभी घोषणा की है, इस पे भी यदि आप काम करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। यदि वास्तव में जयपुर शहर की जनता को आप मेट्रो से फायदा दिलाना है तो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे चौमू से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से इसको शुरू करिए। एयरपोर्ट होते हुए MIT कॉलेज और उसके बाद कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसके बाद SMS हॉस्पिटल, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, और फिर MI रोड से इसको जो अभी वर्तमान में जो मेट्रो चल रही है उससे कनेक्ट करिए और फिर चांदपोल से झोटवाड़ा से अंबावाड़ी होते हुए और इसको बीकाई एरिया और हरमाड़ा तक ले जाएं, तब तो ये प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज इससे प्रॉफिट नहीं होगा। इसी प्रकार से जो जयपुर शहर में जिस तेजी के साथ आज जनसंख्या बढ़ रही है, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि बॉम्बे की जैसे यहाँ भी हम उपनगरियों को डेवलप करें। अब उपनगरीय के डेवलपमेंट में यदि आप केवल वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दोगे उससे नहीं होगा। इसके लिए आपको सब रोड कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, वहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स बनाने पड़ेंगे, आपको वहाँ पर स्कूल कॉलेज की सुविधा देनी पड़ेगी। यदि ये सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर देंगे तो ये उपनगरीय जैसे बॉम्बे में मलाड है, अंधेरी है, जोगेश्वरी है,
बोरीवली है, वैसे ही जयपुर शहर में आप चोमू हैं, आपके वाटिका है, अचरोल है, इधर शिवदासपुरा है, चाकसू है, ये डेवलप हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आप निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। इसी प्रकार से मैंने पहले भी कहा था और अभी हमारे रोहित बोरा जी भी बता रहे थे कि यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अब आपने लक्ष्मी का जो तिराया है और ये आपके क्या कहते हैं जवाहर सर्किल, यहाँ तो काम चालू कर दिया, परंतु रामबाग सर्किल, जेडीए सर्किल और ओटीएस सर्किल है, ओटीएस चौराया, यहाँ तीनों जगह आपको ध्यान होगा कि 2 साल पहले रामबाग सर्किल पर, ये अपने जेडीए चौराहे पर 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो मैंने उस समय भी कहा था कि आपको किस ने ये राय दी कि इनके सर्किल हटाओ। आज दिल्ली में, पूरे नई दिल्ली में सर्किल बने हुए हैं, इसलिए वहाँ ट्रैफिक धीरे चलता है और एक्सीडेंट नहीं होते। यहाँ आपने रामबाग सर्किल का सर्किल हटा दिया, जेडीए चौराहे में जो सर्किल था उसको हटा दिया, उसके कारण वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसका परमानेंट इलाज तो ये है कि आप वहाँ अंडरपास बनवाएं या ओवरब्रिज बनाएं, परंतु जब तक आप ये काम नहीं करते, जब तक रामबाग सर्किल और जेडीए सर्किल और ओटीएस यहाँ दोबारा से आप सर्किल बनाएंगे तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। अब हमारे राजाखेड़ा से आने वाले कह रहे थे कि साहब आपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए। मैंने एक प्रश्न लगाया था, उसमें मैंने पूछा कि जो जेडीए ने प्रोजेक्ट चालू किए थे उनकी डेडलाइन क्या थी। पहला प्रोजेक्ट द्रव्यवती नदी पुनरुद्धार योजना 16 अक्टूबर 2018 को काम पूरा होना था। जवाब आया कार्य प्रगति पर है। हर बार यही जवाब आता है, कार्य प्रगति पर है। जब तक इसका सीवरेज का पानी आप ढैलावास में नहीं डालोगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान में, जब तक वहाँ मच्छर भी रहेंगे और सीवरेज का पानी जाम भी रहेगा। इसका काम जल्दी से जल्दी पूरा करें। और इसी प्रकार से अंबेडकर सर्किल से सोडाला तिराए तक का एलिवेटेड रोड 9 जनवरी 2019 को इसका काम पूरा होना था। जवाब आया कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार से झोटवाड़ा आरओबी के समानांतर पंचायत भवन से अंबाबाड़ी टी जंक्शन तक 3 लेन के नए आरओबी का निर्माण 13 दिसंबर 2020 को पूरा होना था। जवाब आया कार्य प्रगति पर है। तो श्रीमान जी, ये कार्य प्रगति पर कब तक रहेगा? तो 2.25 साल हो रहे हैं आपके, या हमारे राज में हम ही करेंगे? ये तो जरा बता दीजिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। क्या हो गया? हाँ, ठीक बात है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जयपुर शहर में जेडीए सड़क बनाती है या नगर निगम सड़क बनाती है, सड़क बनाते ही 1 महीने बाद पीएचडी आती है और उसको खोद देती है। कभी टेलीफोन वाले आते हैं, वो खोद देते हैं। कभी ये हमारे जो प्राइवेट जो ये एजेंसियां हैं वो जाके खोद देती है। तो इनमें सामंजस्य बिठाओ महाराज। और सामंजस्य नहीं बैठता तो जैसे बॉम्बे में, दिल्ली में डक सिस्टम है और स्मार्ट सिटी में डक सिस्टम की योजना भी थी। यदि आप डक सिस्टम डाल देंगे तो जितनी भी लाइनें हैं, चाहे टेलीफोन की लाइन हो, चाहे आपके पीएचडी की लाइन हो, ये सब उसमें से होकर गुजर जाएगी और सड़कें खुदेगी नहीं। आप आज जयपुर शहर में चलो मेरे साथ, पूरा जयपुर शहर खुदा पड़ा है। अब आप तिलक नगर, जयपुर का पोश इलाका है, वहाँ पर सड़कें खुदी पड़ी है। मैंने नगर निगम को कहा कि भाई इसको बनाओ, कहते साहब पीएचडी ने पूरे पैसे जमा नहीं कराए। पीएचडी वालों को कहा कि भाई क्या है कि साहब हमने पूरे 90 लाख रुपए जमा करा दिए। यानी यही झगड़ा चल रहा है। और वो सड़क, तो मैंने कहा भाई मैं 1 करोड़ रुपए मेरे विधायकों से दे देता हूँ, बाबा हो इसको जरा पूरी करो। अब 1 करोड़ रुपए मैंने दिए। अब उसके बाद सड़क पे काम चालू हुआ है। तो ये स्थिति नहीं आए, इसके लिए निश्चित रूप से हमको प्रयास करना चाहिए। अब एक हाईकोर्ट का आदेश आया है कि जयपुर शहर में गायें, जो आवारा गायें इधर से उधर घूमती है, उनको पकड़ा जाए। कहाँ भेजें? इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि जयपुर शहर के चारों ओर कम से कम 4 दिशाओं में आप डेयरी कॉम्प्लेक्स डेवलप करें, वहाँ सारी सुविधाएं दें
और ये जब आप डेवलप करोगे, सारी सुविधाएं वहाँ पर आप दोगे, तो निश्चित रूप से वहाँ सब, और फिर आप सख्ती करो, गायों को पकड़ो, अदरवाइज गायों को पकड़ेंगे, हिंगोनिया गौशाला में भेज देंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होना। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि अब समय हो गया, मंत्री ये सभापति जी मेरी तरफ देख रहे हैं, कि जयपुर शहर संगमरमर की मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और पूरे देश में और पूरे विश्व में इसका एक्सपोर्ट भी होता है, करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट होता है। तो इसके लिए जब बस्तियों में लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें आवाज़ होती है, धूल उड़ती है, तो मेरा कहना यह है कि इसका सर्वे करवाएं पूरे जयपुर शहर में कितने मूर्तिकार हैं, और फिर उसके आधार पे योजना बनाएं, ज़मीन एक्वायर करें और वहाँ मूर्ति कला के लिए एक पूरा नगर बनाएं, और वहाँ पर जो भी मूर्तिकार हैं उनको सख्ती के साथ वहाँ पर शिफ्ट करें, ऊपर मकान और नीचे दुकान। इसके आधार पे यदि आप उनको करेंगे तो जयपुर की जनता को तो निजात मिलेगी कि रोज़ की ठक ठक और ये जो प्रदूषित जो है धूल वो नहीं मिलेगी, और वहाँ अच्छा काम होगा, और वहाँ सारी औद्योगिक हम जो भी उसके लिए सुविधा दे सकते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि जयपुर नगर में मूर्ति कला एक बहुत बड़ा उद्योग है और करोड़ों रुपए की मूर्तियाँ यहाँ से वो होती है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा तो नहीं बोला ना मैं। श्री जेपी चंदेली।